हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं सैमसंग के 3 वर्स्ट इशू के बारे में। ये 3 ऐसे इशू है जो कि बहुत लंबे समय से सालों से चलते आ रहे हैं, जो कि इसको सैमसंग ने अभी तक इनके स्मार्टफोन में फिक्स नहीं किया या फिर करना नहीं चाहता। इनकी मंशा ही नहीं है। तो देखो, इनकी मंशा हो या फिर ना हो, लेकिन एज अ टेक रिव्यूअर हमारा काम है कि इनको इनका काम समझाया जाए। अब देखो, सिर्फ मेरे वीडियो से सब कुछ बातें सॉर्ट आउट तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ऐसे और भी वीडियो बन जाए और अगर पब्लिक भी अवेयर हो जाए तो डेफिनेटली सैमसंग हो या फिर कोई अदर ब्रांड हो, वो अपने कस्टमर को वैल्यू देना बिल्कुल सीख जाएगा। और आज जो लोग भी अभी वीडियो को देख रहे हो, क्लियर एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर आप सैमसंग के बहुत बड़े वाले फैन हो, सैमसंग लवर हो, तो आपको ये वीडियो निगेटिव वे में नहीं लेना है। आपको ज्यादा ऑफेंड नहीं होना है, बिकॉज कि आप भी अगर इनके फोन यूज कर रहे हो तो आपको भी ये दिक्कत कभी ना कभी फेस करनी पड़ी होगी या फिर आप कर भी रहे होंगे। और जो लोग सैमसंग ब्रांड को देख करके इनके फ्लैगशिप ब्रांड के फोन लेते हैं या फिर जो भी इनके फोन खरीदते हैं, लेकिन जब उनको ऐसे दिक्कत फेस करनी पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उन सभी को भी ये इशू समझना बिल्कुल जरूरी है। तो सपोर्ट करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला वर्स्ट इशू है हीटिंग का इशू, जो कि आप भी अपने फोन में कभी ना कभी इसको फेस कर चुके होंगे, तो आप भी इससे एग्री करोगे ही बिल्कुल 101%। ओके, तो भाई ये जो इशू है हीटिंग का, ये लंबे समय से चलते आ रहा है। अब तक भी आपको देखने मिलेगा इनके फोन में और आगे शायद से ये और भी चल सकता है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो डेफिनेटली ये इशू ये कुछ हद तक सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो कि कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। अब देखो, मैंने इनके बहुत सारे स्मार्टफोन यूज किए, ए सीरीज के हो, एस सीरीज के हो, इनके फ्लैगशिप लेवल के फोन हो या फिर एम सीरीज के स्मार्टफोन हो, इनके फोन में आपको हीटिंग का इशू देखने मिलता ही मिलता है। वो चाहे सस्ता फोन हो या फिर महंगा फोन, और चाहे उनके फोन में एक्सनॉस का चिपसेट हो या फिर स्नैपड्रैगन का चिपसेट हो या फिर मीडियाटेक का चिपसेट हो, इनके फोन में हीटिंग का इशू बिल्कुल कॉमन रहता है। तो ये जो इशू बहुत ज्यादा इनके फोन में हमें देखने मिलता है। जैसे कि अभी M55 है, जो कि लॉन्च हुआ था 26-27 हज़ार के आसपास। यहाँ पे आपको हीटिंग इशू इतना ज्यादा देखने मिलता है कि आप पूछो ही मत। और ये इशू अब तक भी सॉर्ट आउट हुआ नहीं है, जो कि होने भी नहीं वाला। इसमें दिक्कत ये है कि भाई जब भी आप कैमरा यूज करोगे तो बिल्कुल 2-4 मिनट के बाद में ये फोन जो है वो अपने आप ही बंद हो जाता है। यानी कि वहाँ पे वार्निंग आती है कि भाई कैमरा बंद कर दो, नहीं तो आपका फोन जो है वो अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोन ओवर हीट हो जाता है। सेकंड एग्जांपल है S21 FE, जो कि स्नैपड्रैगन 888 के साथ में आता है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे चिपसेट के साथ में थोड़े हीटिंग के इशू है, लेकिन ये फोन इतना गर्म हो सकता है आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये फोन 52 सेल्सियस तक के भी जाता है, उसके ऊपर भी ये फोन जाता है गर्मियों के मौसम में। फिर कैमरा अगर यूज करते हो तो ये फोन बहुत ज्यादा ओवर हीट होता है, और फोन जितना गर्म होगा फिर आपको उसमें उतने इशू देखने मिलते हैं। अगला एग्जांपल है S23 FE, जो कि S21 FE के बाद में लॉन्च हुआ था। तो भाई यहाँ पे भी हीटिंग का इशू आपको देखने मिलता है। तो भाई ये लोग सुधरते बिल्कुल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इशू था S21 FE के अंदर, तो इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे तो सॉर्ट आउट हो सकता था। लेकिन यहाँ पे भी सेम वैसी दिक्कत है, यहाँ पे भी आपको हीटिंग के इशू देखने मिलते हैं। ये फोन भी अच्छा खासा गर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक्सनॉस का चिपसेट है इसलिए गर्म हो रहा है। लेकिन यहाँ तो 888 मिल रहा है जो कि स्नैपड्रैगन का चिपसेट है, तो यहाँ पे फोन क्यों गर्म हो रहा है। इवन कि जो इनका S20 FE था, जो कि स्नैपड्रैगन 865 के साथ में आया था, जिन फोन में चिपसेट यूज किया गया था स्नैपड्रैगन 865, वो फोन गर्म नहीं हो रहे थे। जैसे कि रियलमी के फोन थे, कुछ और भी फोन थे जहां पे चिपसेट आया था। लेकिन इनका S20 FE, जो कि एक्सनॉस के ऊपर आया था, वो तो बहुत ज्यादा गर्म हो ही रहा था। लेकिन उसके बाद में जब S20 FE लॉन्च किया स्नैपड्रैगन 865 के ऊपर, तो वो भी बहुत ज्यादा गर्म होता है। जिनके पास में फोन है उनको अच्छे से पता है कि फोन कितना ज्यादा गर्म होता है, अच्छा खासा फोन गर्म हो जाता है। और इवन कि इनका S23 है, जो कि 8 Gen 2 के ऊपर आता है, वो भी अच्छा खासा गर्म होता है हेवी टास्क के ऊपर। अगर आपने अब तक यूज नहीं किया तो आप यूज करके चेकआउट करो, हेवी टास्क पे फोन भी अच्छा खासा गर्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक्सक्यूज आ सकता है कि छोटा फोन है तो भाई यहाँ पे हीट सही से मैनेज नहीं हो पाती, इसलिए फोन ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन इनके जो बड़े फोन है ना, वो भी तो अच्छे खासे गर्म होते हैं यार, तो उसका क्या। और हाँ, एक बात और कि इनके फोन जब भी चार्ज करते हो तो जनरली 25 वैट से ये अच्छे खासे गर्म हो जाते हैं चार्जिंग के टाइम पे, और चार्जर भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। जबकि स्लो चार्ज होते हैं, लगभग 1.5 घंटे के टाइम ये लगाते हैं 25 वैट से भी चार्ज होने के लिए। तो भी देखो यहाँ पे फोन गर्म होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्लो चार्ज हो रहा है। और यहाँ पे जो OnePlus 12 आ रहा है, जो कि 100 वैट को सपोर्ट करता है और बिल्कुल आधे घंटे में फुल चार्ज करता है, ये फोन भी गर्म नहीं होता चार्जिंग के टाइम पे। बिल्कुल क्लियर बात बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल कूल रहता है। तो भाई देखो, ये फास्ट चार्जिंग भी कर रहा है, फिर भी यहाँ पे हॉट नहीं होता है। मैं इसके बारे में कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी आपको मैं समझा रहा हूँ। तो भाई ये जो इशू है सैमसंग को समझना चाहिए कि भाई इनके फोन जो गर्म होते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम जरूर से इनको करना चाहिए, जो कि इनके फोन इतने गर्म ना हो, जो कि बहुत ज्यादा इरिटेट लगता है। और गर्मियों के मौसम में फोन बहुत बहुत ज्यादा हॉट होते हैं। इसका सीधा प्रभाव पड़ता है इनके परफॉर्मेंस के ऊपर भी, इनके बैटरी के ऊपर भी, और इनके साथ में कंपोनेंट्स के ऊपर भी। सेकंड वर्स्ट इशू है जो कि ये जानबूझ के करते हैं यार, जो कि इनके फोन में जो बैटरी है ना, वो बिल्कुल सही से चल नहीं पाते, SOT बहुत ही कम मिलता है। और
ये जानबूझ के बैटरी और भी कम दे देते हैं, तो और भी आपको एसओटी पहले कम मिलता है, वैसे बैटरी कम देते थे तो फिर क्या हो सकता है। और साथ ही में चार्जिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत स्लो रहता है, 15 वैट उसके बाद में अभी 25 वैट, उसके ऊपर जाते ही नहीं है। और अगर जाते भी 45 वैट के साथ में तो भी देखो आपको बॉक्स में वैसे भी चार्जर नहीं मिलता है, तो आपको अलग से बाय करना पड़ता है, तो भाई ये भी एक दिक्कत है। तो बहुत ही कम फोन है इनके जो कि 45 वैट चार्जिंग को सपोर्ट भी करते हैं। आप अगर फ्लैगशिप लेवल का S23 भी लेते हो तो वहां पे भी आपको 25 वैट का ही सपोर्ट मिलता है, उसके ऊपर जाते ही नहीं है। और इतना महंगा फोन लेने के बाद भी आपको बैटरी कितनी मिलती है, 3900 mAh की या फिर 4000 mAh की, जो कि बहुत ही कम होती है एंड्रॉइड के हिसाब से। ये कंपेयर करते हैं अपने आप को आईफोन के साथ में, जहाँ पे बैटरी बहुत कम होती है, जैसे कि 3200 mAh की या फिर 3500 mAh की, लेकिन वहां पे बहुत सही से उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। आईफोन की बात हम करें तो वो कम एमएच के साथ भी आपको अच्छा खासा एसओडी निकाल के दे देते हैं, लेकिन एंड्रॉइड के अंदर वैसे नहीं है, आपको बैटरी बड़ी देनी पड़ेगी ही, या फिर आपको यूआई के साथ में कुछ ऐसा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि भाई आपकी बैटरी लंबी चल पाए, यानी कि अच्छा एसओडी मिल पाए, लेकिन ये वैसा कर नहीं पाते और साथ में बैटरी छोटी दे देते हैं, साथ में चार्जिंग भी आपको स्लो मिलती है। तो ये सबसे गंदा और वर्स्ट इशू जो कि बहुत बहुत ज्यादा हमें परेशान करते रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 12R के ऊपर स्विच किया था। वैसे मेरे पास में इनके बहुत से स्मार्टफोन है, जैसे कि A55 भी है, M55 भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही थर्ड क्लास फोन है। S21 FE पड़ा हुआ है, 23 FE पड़ा हुआ है, ऐसे बहुत से फोन है, लेकिन अभी लगता है कि भाई इनके फोन यूज करने की इच्छा नहीं होती, बिकॉज कि यार चार्जिंग बहुत ही स्लो देते हैं यार, और साथ में एसओडी इतना बेटर मिलता ही नहीं है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये इशू बिल्कुल नहीं लगता हो, बिकॉज कि आप सैमसंग के एक फैन हो, सैमसंग के लवर हो, यानी कि सैमसंग अगर स्लो चार्जिंग देता भी है तो वो सही है, या फिर अगर एसओडी कम मिलता है तो वो भी बिल्कुल सही है, बिकॉज कि यहाँ पे स्लो चार्जिंग मतलब कि लंबा बैटरी लाइफ। लेकिन लंबा बैटरी लाइफ के चक्कर में आपका जो एसओटी है वो लगभग 4-5 घंटे का ही मिलता है, आपको दिन में से 2 बार चार्ज करना पड़ता है, तो क्या काम का वो यहाँ पे बैटरी लाइफ दे करके कुछ फायदा ही नहीं है यार। मैं अगर 2 साल फोन यूज करता हूँ, जैसे कि अगर मेरे पास में ये फोन है, मान लो ये कोई भी हो सकता है, ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, जो भी हो सकता है, अगर यहाँ पे फास्ट चार्जिंग है 100 वैट की, मेरा फोन अगर आधे घंटे में फुल चार्ज होता है और एसओडी भी मुझे लगभग 7-8 घंटे का मिल जाता है, इसकी बैटरी अगर 2 साल भी सही से चल जाती है तो मेरा पैसा वसूल है यार। मैं 2 साल के बाद में इसकी बैटरी चेंज करवा लूंगा। लेकिन इनके फोन अगर मैं यूज करता हूँ, मान लो 4 साल में यूज करो और यहाँ पे मुझे बैटरी लाइफ अच्छी मिलती है, यानी कि लंबे समय तक के पे बैटरी लाइफ अच्छी, लेकिन आज मुझे एसओटी बेकार मिल रहा है, मुझे 2 बार फोन चार्ज करना पड़ रहा है, और साथ ही में चार्ज करने के लिए मुझे यहाँ पे 1.5 घंटा लेके फोन को बैठना पड़ रहा है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो किस काम का ये फोन, किस काम का इसका लंबा बैटरी लाइफ, मुझे यहाँ पे कोई भी समझ में नहीं आता इसका लॉजिक। तो मेरे अकॉर्डिंग इनको फास्ट चार्जिंग तो देनी ही चाहिए, साथ में बैटरी बैकअप को भी अच्छा करना चाहिए। बैटरी एमएच भले कम दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पे सही से उसको ऑप्टिमाइज तो करो, और ऑप्टिमाइज नहीं करना चाहते बैटरी को, या फिर उसको ऑप्टिमाइज करना ही नहीं है तो बैटरी एमएच बढ़ा दो, उसको बड़ी कर दो, जैसे कि पे OnePlus कर रहा है, ओप्पो कर रहा है, जो कि 5500 mAh की बैटरी दे रहा है। क्या दिक्कत क्या है यार देने में, क्या इशू क्या है। रही बात है पे बैटरी लाइफ की भी ज्यादा फास्ट चार्जिंग करोगे तो बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं रहती है। तो भी देखो एक्चुअल में ये जो आईफोन है या फिर सैमसंग है, ये अपने फोन में सिंगल सेल बैटरी यूज करते हैं, तो आप उनको इतना फास्ट चार्ज नहीं कर सकते, उनको आप उतना वैट के साथ में करंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये डुअल सेल बैटरी यूज करते हैं कि आपको इनके फोन में 2 बैटरीज देखने मिलती है, स्प्लिट बैटरी देखने मिलती है। तो ये बैटरी टेक्नोलॉजी का थोड़ा फर्क रहता है, लेकिन ये जो है सैमसंग हो या फिर जो भी अदर कंपनी जो कि फास्ट चार्जिंग नहीं देते, वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही नहीं चाहते, फिर करना ही नहीं है। अगला वर्स्ट इशू जो कि बहुत ज्यादा वर्स्ट है यार, ये बिल्कुल जानबूझ के करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। अभी थोड़ा सुधर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये इनके फ्लैगशिप लेवल के फोन के लिए थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा नीचे आते तो यहाँ पे दिक्कत से वैसे की वैसे रहती है। ये दिक्कत है कि भाई ये इनके फोन में अच्छा चिपसेट या फिर पावरफुल चिपसेट या फिर फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट नहीं देते, और स्नैपड्रैगन बहुत जल्दी नहीं देते, आपको बहुत तरसा के देते हैं स्नैपड्रैगन चिपसेट वगैरह, और अगर देते भी तो बहुत ओल्ड वाला दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे M55 लॉन्च किया, ये देखिए ये वाला फोन, तो यहाँ पे चिपसेट कौन सा है, 7 Gen 1, 2-3 साल पहले का चिपसेट, बहुत ही सी चिपसेट है यार, और ये खुद इन्होंने ही बनाया था इनके फैब्रिकेशन के ऊपर, तो ये उन्होंने वहां से उठाया, सस्ते में मिला होगा, इसमें चेप दिया। यहाँ पे 7 Gen 3 हो सकता था, बिकॉज के 27 का फोन है, और ये A55 है जो कि यहाँ पे आपको मिलता है एक्सिनोस का चिपसेट, जो कि चिपसेट इस बार थोड़ा अच्छा बनाया है 1480, लेकिन यहाँ पे 7+ Gen 3 हो सकता था, क्योंकि ये 40,000 का फोन है, लेकिन नहीं दिया। तो चिपसेट ये अच्छे बिल्कुल यूज नहीं करते, इनके हिसाब से इनको जहाँ प्रॉफिट लगता है वो चिपसेट डाल देते हैं, और कस्टमर तो बिल्कुल ब्रांड के ऊपर जाते हैं, ब्रांड का फोन है तो भी हमें यूज करना है, भले चिपसेट अच्छा क्यों ना हो, लेकिन चिपसेट के ऊपर बहुत सारी बातें डिपेंड करती है। नेटवर्क हो, उसका हीटिंग का इशू, उसका बैटरी लाइफ हो, उसकी एफिशिएंसी हो, उसका परफॉर्मेंस हो, उसका कैमरा हो, बिकॉज की उसकी आईएसपी चेंज हो जाती है, तो वहाँ पे आपको डिटेल वगैरह बहुत ही डिफरेंट मिल जाती है। तो ये सब कुछ बातें चिपसेट के ऊपर डिपेंड करती जरूर से है।
तो पहली बात तो चिपसेट लेटेस्ट नहीं मिलता, पावरफुल नहीं मिलता, और अगर दे भी दिया चिपसेट स्नैपड्रैगन का तो बहुत ओल्ड वाला देते, और अगर स्नैपड्रैगन नहीं दे पाते तो वहाँ पे एक्सनॉस को डाल देते, बिकॉज कि खुद से उसको बनाते हैं, खुद की खेती है, यहाँ पे हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने की चीज है, यानी कि अगर चिपसेट अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो पैसा क्या है कस्टमर का बर्बाद होने वाला है, क्या दिक्कत है। फिलहाल अभी इनकी चिपसेट के ऊपर सही से काम कर रहे हैं, जो कि आगे भी अच्छा काम करते रहे तो बहुत बेटर हो सकता है, क्योंकि ये चिपसेट अभी भी उतने बेटर हुए नहीं है, ठीक हुए लेकिन उतने यहाँ पे बेटर या फिर उतने पॉलिश नहीं हुए जैसे कि स्नैपड्रैगन रहता है। और हाँ, ये इनके फ्लैगशिप लेवल के फोन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि S23 अल्ट्रा, 24 अल्ट्रा, वहाँ पे ये चिपसेट अच्छे डाल देते हैं, ज्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं, ज्यादा बेटर होते हैं वो। लेकिन यहाँ से थोड़े जो नीचे लेवल के फोन आते हैं वहाँ पे ये चेंजेस करते रहते हैं, कभी स्नैपड्रैगन, कभी एक्सनॉस वगैरह यहाँ पे ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो ये चीज़ें सब कुछ समान होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा कर यहाँ पे ये चिपसेट अच्छा ऐड करे, क्योंकि लोग इनके फ़ोन खरीदना चाहते हैं, लेकिन कई बार ये चिपसेट की वजह से इनके फ़ोन को खरीद नहीं पाते, बिकॉज कि मार्केट में आपको 40,000 के बजट में, 50 के बजट में आपको बहुत से अच्छे फ़ोन मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, हीटिंग इशू कम देखने मिलते हैं, चिपसेट भी बहुत पावरफुल मिलती है, जैसे कि आपको 40 से 45 के बजट में 8 Gen 3 मिल जाता है। लेकिन ये इस बजट में आपको देते हैं बहुत ही ओल्ड वाला चिपसेट, स्नैपड्रैगन के या फिर एक्सनॉस के चिपसेट, जो कि इतने पावरफुल है, इतने बेटर नहीं होते। हाँ, मैं मानता हूँ कि इनके फ़ोन में अच्छी बातें भी, जैसे कि इनका UI, इनकी सिक्योरिटी, साथ ही में कैमरा अच्छे होते हैं, इनका डिस्प्ले भी अच्छा होता है, तो ये कुछ बातें अच्छी रहती है। लेकिन यहाँ पे इन बातों को कॉम्प्रोमाइज क्यों करना? अगर ये हीटिंग इशू को सॉर्ट आउट कर देते हैं, अगर ये चार्जिंग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं, SOD को अच्छा कर देते हैं, और साथ ही में लेटेस्ट चिपसेट या फिर अच्छा चिपसेट दे देते हैं, तो डेफिनेटली इनके फोन और ज्यादा डेफिनेटली सेल हो सकते हैं। लेकिन अगर इनको सॉर्ट आउट नहीं करते तो जो हम पैसा पे करते हैं बिल्कुल यहाँ पे वेस्ट लगता है यार, क्योंकि इतना पैसा पे करने के बाद में ऐसे इश्यूज आते हैं जो कि ये सॉर्ट आउट भी नहीं करते, तो लगता है कि भाई फोन हमने बाय किया ही क्यों। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये 3 वर्स्ट इशू के ऊपर ये जरूर से काम करे, बिकॉज कि कस्टमर को वैल्यू मिल पाए, इनका ये फीडबैक ले, उसके ऊपर काम भी करे, क्योंकि अगर इनको लगता है कि भाई हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो एक टाइम पे नोकिया कहाँ पे थी और आज कहीं पे भी नहीं है। तो हो सकता है कि इनके साथ भी ये चीज़ें हो जाए, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर एक कस्टमर को अगर किंग नहीं समझती, उनके ऊपर उनकी फीडबैक को नहीं लेती, उनके ऊपर काम नहीं करती, तो डेफिनेटली कस्टमर इनको बाद में फिर कुछ भी नहीं समझेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि काम बदल से होना चाहिए और आपको भी अवेयर होना चाहिए। और आप जब भी इनके स्मार्टफोन बाय करते हो सैमसंग ब्रांड को देख करके, तो समझ लो कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ ये 3 इशू रहते हैं, तो आपकी जो प्रायोरिटी उसको देख करके ही फ़ोन बाय करना है। बहुत सारे पहले रिव्यू वगैरह देखो, क्या इनके फ़ोन में दिक्कत है, आपको क्या वो चलता है नहीं चलता है, फिर आप अपने हिसाब से पैसा वहाँ पे लगाओ, नहीं तो फिर आपको बाद में फिर वो पैसा लगाने के बाद में उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी, आप बाद में फिर पछताओगे, आपको रिग्रेट फील होगा। तो पहले बहुत सारे वीडियो देख लो, समझ लो कि प्रायोरिटी वगैरह क्या है, उसके बाद में इनके फ़ोन को बाय करो, बिकॉज कि इनके फ़ोन में ऐसे ये 3 इशू आते रहते हैं। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में। अभी हम इसका पार्ट 2 भी लाने वाले हैं, जहाँ पे हम अपडेट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अपडेट के साथ भी बहुत बड़ा झोल हो रहा है, तो भाई ये बात भी क्लियर करना जरूरी है कस्टमर को या फिर पब्लिक को।